सार्वजनिक व्यय के प्रभाव। दरअसल प्रोफेसर एडम स्मिथ ने जो बताया बहुत समय पहले, उसमें उन्होंने बताया कि सार्वजनिक व्यय एक प्रकार का अपव्यय है। लेकिन जब 1930 में महामंदी आई, है ना, तब कीन्स ने जो अपनी पुस्तक लिखी और उसमें उन्होंने सार्वजनिक व्यय को बहुत महत्वपूर्ण बताया, क्योंकि उस स्थिति में सार्वजनिक व्यय के माध्यम से ही उन्होंने बताया कि देश में पुनरुत्थान हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद से आज तक सार्वजनिक व्यय का रोजगार, उत्पादन, आमदनी, उपभोग, साधनों के अनुकूलतम आवंटन, मूल्य स्थिरता, आय के वितरण और आर्थिक विकास आदि पर काफ़ी प्रभाव माना जाता है। ठीक है, तो डाल्टन एक अर्थशास्त्री हुए हैं और उन्होंने बताया कि सार्वजनिक व्यय के प्रभाव का जो अध्ययन है वो 3 पॉइंट्स में हम कर सकते हैं, और आज हम वही पढ़ेंगे। कि पहला है उत्पादन पर प्रभाव, दूसरा है वितरण पर प्रभाव, तीसरा अन्य प्रभाव। अन्य प्रभाव में हम सारे जो प्रभाव हैं वो शामिल कर लेते हैं। तो पहला है उत्पादन पर प्रभाव, प्रोडक्शन पर इफेक्ट क्या पड़ता है। तो डाल्टन का ये मानना है कि किसी भी देश का जो उत्पादन है और रोजगार का स्तर है वो 3 तत्वों पर निर्भर करता है। जैसे पहला, व्यक्तियों की कार्य, बचत व निवेश करने की सामर्थ्य या क्षमता। दूसरा, इसको हम दूसरे शब्दों में समझाएं तो एबिलिटी टू वर्क, सेव एंड इन्वेस्ट। फिर है व्यक्तियों की कार्य, बचत व निवेश करने की इच्छा, डिजायर टू वर्क, सेव एंड इन्वेस्ट। तीसरा है आर्थिक साधनों का विभिन्न वैकल्पिक प्रयोगों और अलग अलग स्थानों में हस्तांतरण। तो इसमें जो बात आती है उत्पादन पर प्रभाव में, पहली कि व्यक्तियों के कार्य, बचत, निवेश करने की सामर्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यदि सार्वजनिक व्यय से व्यक्ति की कार्यकुशलता में वृद्धि हो सकती है तो इससे देश में उत्पादन व राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास की सुविधाओं और मनोरंजन के साधनों पर सरकारी व्यय से लोगों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। यदि इससे कम आय वाले वर्ग की आय में वृद्धि होती है तो उनकी बचत करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। सार्वजनिक व्यय, विशेषकर ऋण के पुनर्भुगतान से लोगों के हाथों में अतिरिक्त धनराशि आती है और निवेशों को प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ ही सार्वजनिक व्यय का एक भाग नवनिर्माण कार्यों पर भी खर्च किया जाता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, रोजगार के नए क्षेत्र खुल जाते हैं, जनता को रोजगार मिलता है जिससे उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि होती है। यह पूर्ण रोजगार की स्थिति को लाने में सहायक होती है। सरकार ऐसे उद्योगों और व्यवसायों में भी निवेश करती है जिनमें अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और जोखिम की अधिकता के कारण पूंजीपति अपने साधन लगाना नहीं चाहते। ठीक है, इस प्रकार सार्वजनिक व्यय से लोगों की कार्य, बचत और निवेश करने की सामर्थ्य में वृद्धि होती है और उत्पादन और रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होती है। तो ये है व्यक्तियों के कार्य और बचत, निवेश करने की सामर्थ्य पर प्रभाव। सार्वजनिक व्यय से जो पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं वो ये होते हैं। फिर है व्यक्तियों के कार्य, बचत व निवेश करने की इच्छा, और इसमें ये स्पष्ट नहीं क्लियर होता क्योंकि इच्छा एक भावनात्मक तथ्य है, आप उसको किसी चीज से जोड़ नहीं सकते। तो सरकारी गतिविधियों और व्यय के श्रम की पूर्ति पर पड़ने वाले प्रभाव सरकारी सेवाओं की प्रकृति पर निर्भर करते हैं।
साथ में इन सेवाओं से लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति की आय और इन सेवाओं का इससे संबंध भी महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए हस्तांतरण भुगतान, पेंशन, छात्रवृत्ति या बेरोजगार भत्ते, प्रोविडेंट फंड, इसका क्या होता है, आय से सीधा संबंध होता है। इसके अलावा व्यक्ति के कार्य करने की जो घंटे हैं उनका भी प्रभाव होता है मजदूरी बढ़ने से। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो सार्वजनिक व्यय है वो एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि क्या सुविधाएं सरकार दे रही है ना, जो वस्तुएं और सेवाएं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं क्या दे रही है, तो उसका जो अपन पढ़ चुके हैं प्रतिस्थापन प्रभाव या काम करने का प्रतिस्थापन प्रभाव, उसमें जो चेंज होते हैं उससे सार्वजनिक व्यय का प्रभाव इंगित होता है। जहाँ तक सार्वजनिक व्यय से यदि काम करने के घंटों में वृद्धि होती है और आय भी बढ़ जाती है तो बचत भी निश्चित रूप से बढ़ेगी। ठीक है, इसका बचत पर विपरीत प्रभाव भी हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति यह मानने लगता है कि सरकार का तो संरक्षण है ही और वो बचत ना करे, जोखिम ले ले। तो ये एक डिस्कशन का विषय है कि व्यक्तियों के कार्य, बचत और निवेश करने की इच्छा पर सरकारी व्यय का क्या प्रभाव पड़ेगा। पॉजिटिव भी पड़ सकता है, ठीक है, और उसका प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है, क्योंकि आप अगर ज़्यादा सैलरी मिल रहे हैं तो काम के बजाय आप आराम करना पसंद करेंगे। तो ये नियम इसमें लागू होता है श्रम की पूर्ति का। तीसरा है साधनों का वैकल्पिक उपयोगों व वैकल्पिक स्थानों में हस्तांतरण। तो सरकारी व्यय का साधनों के वैकल्पिक उपयोगों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सामाजिक वस्तुओं के उत्पादन से साधनों का निजी क्षेत्र में हस्तांतरण होता है और फलस्वरूप सरकारी सेवाओं की पूर्ति तो बढ़ जाती है, लेकिन निजी क्षेत्र में उत्पादन कम हो जाता है। तो ये माना जाता है सरकारी व्यय एक तरह का आर्थिक अपव्यय होता है। ठीक है, तो इस व्यय को पूरा करने के लिए सरकार साधनों का जनता से सरकारी क्षेत्र में हस्तांतरण करती है। ठीक है, और यदि ये साधन निजी हाथों में ही रह जाते तो इनका आर्थिक कल्याण में योगदान मिलता। तो ये माना जाता है शांतिपूर्ण वातावरण में जो आर्थिक विकास के लिए देश की जो सुरक्षा आवश्यक होती है और देश की सुरक्षा के लिए सुरक्षा व्यय भी आवश्यक होता है। ठीक है, इसी तरह जो साधनों का वर्तमान और भविष्य के बीच में आवंटन होता है उसमें भी सरकारी व्यय का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि सरकार तो प्राकृतिक साधनों के संरक्षण के लिए भी खर्च करती है। निजी क्षेत्र तो ऐसा नहीं करेंगे, वो तो सिर्फ लाभ देखेंगे। तो सरकारी व्यय इन में ध्यान देती है। इसके अलावा साधनों का जो दो स्थानों के बीच आवंटन है उसका भी हस्तांतरण होता है सरकारी व्यय से, क्योंकि सरकार पिछड़े क्षेत्रों में राज्यों को विकास के लिए सहायता देती है। ये अपन जान सकते हैं, मान भी सकते हैं कि निजी क्षेत्र में ऐसा नहीं होगा। अगर निजी क्षेत्र का व्यय होगा तो वो तो वहाँ होगा जहाँ लाभ होगा, लेकिन सरकार जो व्यय करेगी वो हमेशा इस बात को ध्यान में रखते हुए करती है कि पिछड़े क्षेत्र का भी विकास हो और उत्पादन के जो साधन हैं उनका पूर्ण उपयोग हो और साधनों का मतलब जो भी उपयोग हो रहा है उससे व्यक्तित्व देश में विकास हो। ठीक है।